हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वीजे एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी लॉ का यूनिट नंबर 1। देखिए, अब यूनिट नंबर 1 जो है आपका 5 चैप्टर से मिल करके बना है। फर्स्ट चैप्टर जो है कंपनी, जहां पे आप मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 2 काइंड्स, टाइप्स ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 प्रमोटर्स एंड कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में बात करेंगे। फोर्थ नंबर का जो चैप्टर है वो आपका एमओए है एंड फिफ्थ नंबर का चैप्टर है आपका एओए। अब देखिए, हम लाइन से ये पांचों चैप्टर्स करेंगे, हम धीरे धीरे करके ये पूरे चैप्टर्स करेंगे तो हमारे 15 मार्क्स एग्जाम में आराम से पक्के हो जाएंगे, जो आपका कंसिस्ट करता है एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आराम से जो है इसके बाद क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जो है सबसे पहले अपना चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 में आपका जो है वो है कंपनी, जहाँ पे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सबसे पहले कंपनी के डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, देखिए, अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब यहाँ पे कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला गया है। देखिए, आर्टिफिशियल क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि कंपनी एक ओनर स्टार्ट करता है कंपनी को, और जब ओनर स्टार्ट करता है तो जो कुछ भी मैन मेड होता है, आप जानते हैं, उसे आर्टिफिशियल कहते हैं। तो कंपनी उसने फॉर्म किया, कंपनी उसने क्या किया, फॉर्म किया। लेकिन कंपनी जब वो फॉर्म कर रहा है तो उस कंपनी को फॉर्म करने के लिए उसे लॉ एंड ऑर्डर, बहुत सारे जो है लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन जो है वो है कंपलसरी है। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटर होते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं होता है। आपकी मर्जी, आपको कराना है तो करा सकते हैं। सेम जो है पार्टनरशिप बिजनेस में भी होता है कि आपको अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप करा सकते हैं, और नहीं कराना है तो नहीं करा सकते, ये कंपलसरी नहीं होता। लेकिन अगर आप कंपनी फॉर्म कर रहे हैं, आप अगर कंपनी बना रहे हैं, तो आपको जो है वो क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन कराना जो है कंपलसरी रहेगा, कंपलसरी रहेगा। ठीक है, अब देखिए, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, क्यों? क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा जो है बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंटेशन को जो है क्या किया जाता है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू जो है बनाया जाता है। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, क्रिएटेड बाय लॉ। लॉ इसका मतलब हो जाता है कानून के द्वारा जो है एक कंपनी फॉर्म होता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। अब यहाँ पे इट हैज अ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो जाता है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना है आपको। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि यहाँ पे ये जो है आपके रतन टाटा हैं, और रतन टाटा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, तो रतन टाटा जी अलग हो जाएंगे और टाटा मोटर्स जो है वो अलग हो जाएगा। तो दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाता है। इसे हम कहते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कि ओनर अलग होते हैं और फर्म अलग होता है। ओनर अलग, फर्म अलग, लेकिन ओनर का ही बिजनेस है ना, ओनर का ही बिजनेस है, लेकिन ओनर को अलग ट्रीट किया जाता है और बिजनेस को अलग ट्रीट किया जाता है, किसमें, कंपनी में। ठीक है, ये आपको मालूम रहना चाहिए सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब। एंड कैन ओन प्रॉपर्टी। कंपनी जो है ये, अभी यहाँ पे आपको पता है कि कंपनी किसकी है, रतन टाटा जी की, लेकिन ये कंपनी जो है अपने नाम पे है ना, टाटा मोटर जो है अपने नाम पे सारे फिक्स एसेट, यानी कि जितने भी फर्म के प्रॉपर्टी हैं, एंटर इन, है ना, वो अपने नाम पे ओन कर सकते हैं, टाटा मोटर्स के नाम पे ओन कर सकते हैं। एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो भी बिजनेस डील होगा, जो भी बिजनेस डील होंगे, वो बिजनेस डील भी अपने खुद के नाम पे, टाटा मोटर्स के नाम पे क्या किए जा सकते हैं, इजीली जो है लिए जा सकते हैं, है ना। और टाटा मोटर्स के ऊपर केस भी किया जा सकता है, और टाटा मोटर्स भी किसी के ऊपर केस कर सकता है। ये स्यू का मतलब ही ये होता है कि वो जो है केस कर सकता है, और कंपनी के ऊपर भी केस किया जा सकता है। जस्ट लाइक अ रियल पर्सन, जस्ट लाइक अ रियल पर्सन का मतलब क्या हो जाएगा, ये ओनर के ऊपर जैसे केस किया जा सकता है, वैसे ही कंपनी एक लीगल, है ना, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके ऊपर भी क्या किया जा सकता है, केस किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो भी चीजें मैंने आपको बताई, ये एग्जाम में बहुत अच्छे से आपको लिखना है। आप अगर आंसर लिख रहे हैं तो आपके कीवर्ड्स क्या होंगे, आपके कीवर्ड्स होंगे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है उनके, और जो भी प्रॉपर्टी है वो ओन कर सकते हैं खुद के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट पे आ सकते हैं, उनके ऊपर केस किया जा सकता है, वो भी केस कर सकते हैं।
ठीक है, और रियल पर्सन की तरह ये होते हैं। तो आपके आंसर में ये सारी चीजें दिखनी चाहिए। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो कंपनी इज अ लीगल बॉडी। लीगल बॉडी क्योंकि इसे क्रिएटेड बाय लॉ, यानी कि कानून, रजिस्ट्रेशन कराना, लीगल डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे मैंडेटरी है ना। फॉर्म्ड बाय कौन, भाई इसको कौन बना रहा है, पब्लिक, पीपल यही तो बना रहे हैं, इन्होंने ही तो बिजनेस स्टार्ट किया है। तो क्रिएटेड बाय पीपल, फॉर्म्ड बाय पीपल, और इनका मेन मोटिव, बिजनेस स्टार्ट करने का मेन मोटिव क्या था, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना किसी भी बिजनेस का। आपने इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी पढ़ा होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन मोटिव ही क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। ठीक है, चलिए अब एग्जांपल के थ्रू इसे हम क्लियर करते हैं। सपोज मान के चलो रिलायंस इंडस्ट्री, आप तो सब सुने होंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है ना, वो क्या है, वो लिस्टेड है ना, लिस्टेड है। अब यहाँ पे प्राइवेट वर्ड नहीं है, इसका मतलब आप समझ जाओ ये लिस्टेड है ना, एनएससी बीएससी में लिस्टेड है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज अ कंपनी, ये एक कंपनी है। इवन इफ ओनर चेंजेस, अगर मान के चलते हैं कि ओनर चेंज भी हो जाता है ना, रिलायंस इंडस्ट्री के ओनर अगर चेंज भी हो जाते हैं, द कंपनी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट एज इट्स ओन सेपरेट एंटिटी। अब यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो, अगर किसी बिजनेस को, किसी कंपनी को किसी ने स्टार्ट किया है, अगर वो बाद में जाकर के चेंज भी हो जाते हैं तो कंपनी जो है चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसका मतलब ये है ओनर के आने जाने से कोई भी कंपनी को फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओनर अलग है और फर्म अलग है। ओनर को अलग ट्रीट किया जाता है और फर्म को अलग ट्रीट किया जाता है। तो होप जो है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं और आगे समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। अभी जो भी चीजें मैंने आपको बताई है वही सारी चीजों से मिल करके आपका जो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी बनेगा। देखिए, सबसे पहले सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी में मैंने आपको क्या बताया था, जो कंपनी है वो सेपरेट होता है किससे, ओनर से, और उसका जो बिजनेस फर्म है वो अलग है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा मोटर टेक्स अ लोन। अगर टाटा मोटर्स ने लोन लिया है तो लोन जो है वो बिलोंग करेगा कंपनी के नाम पे। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, तो यहाँ पे ये रतन टाटा जी हैं और ये जो है फर्म है। तो फर्म जो है टाटा मोटर्स है, तो लोन जो लिया गया है वो किसके नाम पे है, टाटा मोटर्स के नाम पे है। वो बिलोंग भी किसको करता है, टाटा मोटर्स, ना कि रतन टाटा जी को। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। नॉट मिस्टर रतन टाटा पर्सनली। तो ये जो लोन है वो किसको बिलोंग करता है, कंपनी को, रतन टाटा जी को पर्सनली बिलोंग नहीं करता। यही इसकी खासियत है कि ओनर अलग और फर्म अलग, सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों एक दूसरे से अलग है। लिमिटेड लाइबिलिटी, ये आप कैरेक्टरिस्टिक एग्जाम में छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल भी आप ये जो कैरेक्टरिस्टिक ऐसे नहीं छोड़ना है आपको, आराम से इसे मैं आपको समझाता हूं। सपोज मान के चलते हैं कि आप एक शेयर होल्डर हो, ठीक है, और आपने जो है 10,000 रुपए के शेयर्स किसी भी कंपनी में खरीदे हैं। तो अगर आपका लॉस होता है, आपकी कंपनी का लॉस हो रहा है, देखो कंपनी का लॉस कितने का हुआ, 50 लाख का, तो मैं आपसे पर्सनली पूछता हूं कि आपका तो लॉस सिर्फ और सिर्फ कितने का बनेगा, आपका लॉस 10,000 रुपए का बनेगा, ना कि 50 लाख रुपए का। तो यहां पे लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि आपने जितना इन्वेस्ट किया है आपका लॉस उतना है। कंपनी को चाहे लॉस कितना भी हो, वो कंपनी का लॉस अगर हो रहा है तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपने जितना इन्वेस्ट किया उस कंपनी में उतने की होगी। ठीक है, वही चीज को यहां पे क्या बोलता है, इफ शेयर होल्डर्स बाय शेयर्स वर्थ ₹10,000 and the company has loss of 50 lakh rupees, the shareholder will lose only 10,000 नॉट मोर। तो 10,000 से ज्यादा आपका नुकसान होगा नहीं, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए की थी। कंपनी में 50 लाख रुपए का अगर लॉस बियर किया है तो वो उसकी जिम्मेदारी थी, आपकी लायबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ कितने की है, 10,000 की है। होप आपको ये जो है कैरेक्टरिस्टिक भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग बात करते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अब देखिए, कंपनी नेवर डाइज, इसका मतलब होता है कंपनी कभी मरता नहीं है, ओनली मेंबर चेंजेस। मेंबर जो है वो चेंज होते रहते हैं, कंपनी कभी मरता नहीं है।
इफ ऑल द शेयर होल्डर्स ऑफ इन्फोसिस चेंजेस, मतलब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कहां पे, इन्फोसिस कंपनी में, वो चेंज हो जाते हैं या फिर रिजाइन कर देते हैं, कंपनी स्टिल कॉन्टिन्यूज। अब यहां पे क्या हो जाएगा, कंपनी जो है चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्योंकि कंपनी सेपरेट है उसके ओनर से। ओनर के चेंज होने से कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे हम लोग समझते जो ओनर की बात मैंने की है उसी को मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन करने वाला हूं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब यहां पे देखो, जितनी भी पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी जो है वो क्या कर सकती है, आराम से फ्रीली बॉट कर सकती है शेयर को और सोल्ड भी कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, सपोज मान के चलो आपने जो है बाय किया एचडीएफसी बैंक के शेयर्स और आप उसे सेल भी कर रहे हैं, है ना, ऑन स्टॉक एक्सचेंज एनी टाइम। कभी भी आप क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, कभी भी आप शेयर जो है सेल कर सकते हैं। यहाँ पे तो एचडीएफसी बैंक का मैंने एग्जांपल लिया है, आप जितने भी लिस्टेड कंपनी हैं उनके शेयर्स को कभी भी आप बाय कीजिए, कभी भी आप सेल कीजिए, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एनी टाइम, कभी भी कर सकते हैं। इसीलिए इसे बोला गया है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ठीक है। तो ये इजीली क्या किया जा सकता है, शेयर्स को ट्रांसफर किया जा सकता है, ओनर चेंज हो जाते हैं। यही तो चीज मैंने आपको बताई थी कि ओनर चेंज होते रहते हैं, ओनर आते जाते रहते हैं, लेकिन कंपनी जो है चलता रहता है चलता रहता है चलता रहता है। तो होप आपको ये दोनों पॉइंट कैसे इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से, है ना, ये चीज समझ में आ गया होगा। अब फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, क्या है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों मैंने आपको बताया, ऊपर तो मैं समझा के आ रहा हूं, इट एग्जिस्ट ओनली इन द आई ऑफ लॉ। मतलब आप अगर कंपनी रजिस्टर कराए हैं तो ये एग्जिस्ट, कंपनी में तो मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, तो ये लॉ की नजरों में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको भी पता है बिना रजिस्ट्रेशन के आप कोई कंपनी ओपन नहीं कर सकते। कंपनी कैन नॉट ईट, स्लीप और थिंक। कंपनी जो है लीगल आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी को लीगल डॉक्यूमेंट्स के थ्रू जो है बनाया गया, वो कागजों में है ना, डॉक्यूमेंटेशन में है, लेकिन वो खा नहीं सकता, वो सो नहीं सकता, वो सोच नहीं सकता, है ना। इट एक्ट्स थ्रू डायरेक्टर, और ये डायरेक्टर के थ्रू, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं वो कंपनी के नाम पे जितने भी बिजनेस डील होते हैं, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो एक्ट कौन कर रहा है, एक्ट डायरेक्टर कर रहे हैं, और कंपनी जो है वो अलग है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट्स में ही सिर्फ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं कॉमन सील। कॉमन सील, ठीक है। अभी कॉमन सील का मतलब क्या होता है, आप देखे होंगे कोई भी कंपनी का एक स्टैंप होता है, स्टैंप लगता है, उसके कंपनी का नाम रहता है, सिग्नेचर की थ्रू तरह होता है वो, है ना, सिग्नेचर की तरह। तो अर्लियर कंपनी नीड अ स्टैंप सील, नाउ सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर्स आर वैलिड। पहले क्या हो जाता था, कंपनी के स्टैम्प लगा देता था, है ना, और पहले जो है डायरेक्टर के साइन वहां पे नहीं होते थे तो भी चलते थे। लेकिन अभी क्या हो जाता है, कोई भी सील चोरी करके लगा लिया तो भाई पहले पुराने टाइम में तो हो जाता था, लेकिन अभी डायरेक्टर्स का वहां पे सिग्नेचर होना मस्ट है, क्योंकि कंपनी के बिहाफ में एक्ट कौन कर रहा है, कंपनी के बिहाफ में एक्ट कर रहे हैं डायरेक्टर्स, ठीक है। होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। सेपरेट मैनेजमेंट, ओनर, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स हैं, ओनर उन्हीं को ही हम कहते हैं, आर डिफरेंट फ्रॉम द मैनेजर्स, है ना, डायरेक्टर्स से वो डिफरेंट है। ओनर अलग है भैया और आपके डायरेक्टर्स अलग है। फॉर एग्जांपल मारुति के जो शेयर, मारुति सुजुकी है, उसके जो शेयर होल्डर है, डू नॉट मैनेज डेली ऑपरेशंस, है ना। शेयर होल्डर्स क्या नहीं करते, वो मैनेज नहीं कर रहे हैं डेली, डे टू डे ऑपरेशन, बिजनेस जितने भी हो रहे हैं उसको कौन मैनेज कर रहा है भाई, डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं। प्रॉफिट में जो भी डिसीजन बिजनेस में हो रहा है वो सब डायरेक्टर्स ले रहे हैं, हम तो सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर हैं, हम क्या कर दिए हैं इन्वेस्टमेंट कर दिए हैं, ठीक है। तो होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे लिमिटेशंस। देखिए तारीफ कर लिया बहुत हमने, अब करते हैं थोड़ी बुराई। कंपनी में क्या क्या लिमिटेशंस है वो सारी चीजों को हम यहाँ पे कंसिडर करने वाले, देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर्मेशन इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉस्टली। भाई अगर आप कंपनी खुलवाने जा रहे हो ना तो लीगल प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको इतने दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं अपने भारत में। मैनी लीगल डॉक्यूमेंट्स, आपको बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, रजिस्ट्रेशन आपका मैंडेटरी है, फीस भी जो है भैया पैसा ही पैसा लगते रहता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एग्जाम्पल में रजिस्टरिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रिक्वायर CS हेल्प, ठीक है, फाइलिंग फॉर्म्स कराने पड़ते हैं, ठीक है, डिन पेन हो गया, एक्स्ट्रा
एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आपको जो है मैंडेटरी है। ये इसके बिना तो आप कोई भी कंपनी जो है आराम से क्या नहीं करा सकते भाई, स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हमारे इंडिया में थोड़ा तो प्रॉब्लम होता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सेकंड, एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब होता है कंपनी मस्ट फॉलो मैनी लॉज लाइक कंपनीज एक्ट, आपको फॉलो करना पड़ता है। सेबी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फाइन करना पड़ता है। जीएसटी भाई साहब ये भी आपको फॉलो करना पड़ता है। फिर इनकम टैक्स और भी ऐसे बहुत सारे क्या हैं एक्ट्स हैं जो आपको फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट एक्सेसिव कंट्रोल, बहुत सारे कंट्रोल्स जो है गवर्नमेंट के हाथों में हैं। ठीक है, कंपनी मस्ट फाइल एनुअल रिटर्न, उनको एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट्स ईच ईयर, हर साल ये सारी चीजें करनी पड़ती है। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी, लैक ऑफ सीक्रेसी का मतलब होता है कंपनी की जो सीक्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उतना सीक्रेट नहीं हो पाता। ठीक है, वहां पे कमी हो जाती है। क्यों होती है ऐसे, हम यहाँ पे समझते हैं। देखो, कंपनी मस्ट पब्लिकली डिस्क्लोज अकाउंट, वो सारे अपने अकाउंट्स, प्रॉफिट, डायरेक्टर्स के डिटेल क्या करता है वो रिवील करता है, क्योंकि ये कंपलसरी है। आपने कंपनी फॉर्म किया है, मजाक नहीं किया है। तो बैलेंस शीट जब जोमेटो लिमिटेड का हम सारी चीज़ों सारे लोगों को बता रहे हैं, वो वेबसाइट पे अवेलेबल है ना। अब देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा, है ना, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं होगा तो भाई यहाँ पे कोई इन्वेस्ट भी नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो है मैंडेटरी है, आपको शो करना पड़ता है टाइम टू टाइम किसको, ओनर, मतलब वेबसाइट पे आप लोग अपलोड करोगे तो वो सारे जितने भी इन्वेस्टर्स है जो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रखे हैं या जो इंटरेस्टेड हैं, है ना, उन लोग क्या कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं और आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ नंबर का देखते हैं। फोर्थ नंबर में सेपरेशन ऑफ ओनर एंड कंट्रोल। सेपरेशन ऑफ ओनर एंड कंट्रोल का मतलब होता है sometimes manager misuse the power because the owner are not directly involved। अब देखिए मालिक यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, मैनेजर्स कुछ पावर के मिसयूज करते हैं, है ना, क्योंकि ओनर, शेयर होल्डर जो है डायरेक्टली बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है। सत्यम स्कैम हेल्प बिकॉज मैनेजमेंट मिस रिपोर्टेड अकाउंट्स। मैंने आपको बताया होगा बहुत सारे पिछले क्लासेस में, मैंने ये सत्यम स्कैम वाला पिछले साल मैंने जब लॉ पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था। ठीक है, इन लोग क्या किए थे, अपने बैलेंस शीट में जो है 700 करोड़ को 7,000 करोड़ ऐसा कुछ तो इन्होंने अपने जो अकाउंट्स के रिपोर्ट है उसको क्या किया था, मिसगाइड कर दिया था। चलिए अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स अमॉन्ग स्टेक होल्डर। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, डायरेक्टर में हैव डिफरेंट इंटरेस्ट, और यहाँ पे इनके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग है ना। सब लोग कंपनी को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ये प्रॉब्लम भी आता है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट टॉपिक इस यूनिट में करने वाले हैं, इस चैप्टर के, मतलब लास्ट यूनिट में नहीं, इस चैप्टर में हम लास्ट टॉपिक करने वाले हैं, लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल। इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मली द कंपनी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर। अब मैंने तो आपको ऊपर पढ़ाया है कि कंपनी जो है वो उसके ओनर से अलग है, बट इन सम केसेस कोर्ट लिफ्ट्स और लुक बिहाइंड द कंपनीज आइडेंटिटी। देखो अब मैं यहाँ पे बताता हूँ, कंपनी को अलग माना गया, ओनर को अलग माना गया, लेकिन अगर मान के चलो इन केस कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है और कंपनी के कुछ भी कंपनी अगर कर रहा है, उसके कुछ भी एक्टिविटी से अगर किसी भी पब्लिक को हार्म हुआ, किसी भी कस्टमर को हार्म हुआ, तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं देते, इस केस में जो है कंपनी जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसमें फिर यहाँ पे ये भी देखा जाता है, इस केस में सेपरेट लीगल एंटिटी काम नहीं करेगा, इसके पीछे डिसीजन लेने वाला कौन है ना, कंपनी के पीछे डिसीजन लेने वाला, कंपनी को रन कौन कर रहा है, हु इज एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल। तो यहाँ पे लिफ्टिंग ऑफ द कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है कि ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी है तब तक ही सही है जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। कुछ केसेस ऐसे होते हैं उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसने डिसीजन लिया, ये सारी चीजें देखते हैं, वहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी काम नहीं करता। अब देखिए कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है लीगल वॉल सेपरेटिंग कंपनी फ्रॉम ओनर। कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी तो है, इसीलिए हम ओनर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते, लेकिन लिफ्टिंग ऑफ द वेल का मतलब होता है कोर्ट इग्नोर कर देता है ना। लिफ्टिंग ऑफ, देखो
कॉर्पोरेट वेल का मतलब आपको ये समझना है यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी है, लेकिन लिफ्टिंग द वेल का मतलब हो जाता है कोर्ट जो है इग्नोर कर देता है कि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, वो उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होने के लिए कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसका ओनर कौन है, उसे देखा जाता है। इसे ही हम कहते हैं लिफ्टिंग द वेल। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे इसे थोड़ा एग्जाम में और आपको ज्यादा थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो इसको भी हम समझते हैं। व्हेन इट इज द कॉर्पोरेट वेल, व्हेन द कॉर्पोरेट वेल इज लिफ्टेड, तो यहाँ पे क्या होता है, टू प्रिवेंट फ्रॉम, कब हम जो है कॉर्पोरेट वेल जो है लिफ्ट करता है, कब जो है कोर्ट जो है कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट करेगा। इफ द कंपनी यूज टू चीट और हाइड इलीगल एक्टिविटीज, द कोर्ट कैचेज एंड रिवील्स द रियल ओनर। अब वो क्या करेगा, अगर मान के चलो कभी भी जो है कंपनी चीट कर रहा है, इलीगल एक्टिविटी कर रहा है, तो कोर्ट क्या करेगा, उनको पकड़ने के बाद रिवील कर देगा कि कौन जो है उसके रियल ओनर्स है, कौन जो है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ये सारी चीजें जो है फ्रॉड्स को प्रिवेंट करने के लिए ऐसा बताया गया है ना। अ पर्सन फॉर्म्स फेक कंपनी, कंपनी क्या किया गया, एक पर्सन ने जो है फेक कंपनी बनाया ओनली टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस, और कंपनी इसलिए बनाया है क्योंकि वो टैक्स जो है अवॉइड करना चाहता है। कोर्ट पनिशेस द पर्सन नॉट द कंपनी, तो कोर्ट जो है उस पर्सन को पनिश करेगा, कंपनी को नहीं, क्योंकि उसने जो है टैक्स ना पे करू करके उसने जो है एक लीगल फेक कंपनी बना लिया था। तो कंपनी जब कोर्ट को पता चलेगा तो वो पर्सन को पनिश करेगा, ना कि कंपनी को, क्योंकि ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, लेकिन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका डिसीजन किसने लिया, उस पर्सन ने लिया, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पनिश किया जाएगा। चलिए अब देखते हैं। टू अवॉइड टैक्स एविएशन, टैक्स की चोरी से बचने के लिए, है ना। इफ सम पीपल क्रिएट्स मल्टीपल शेल कंपनी का मतलब होता है फेक कंपनीज बना दिए हैं टू अवॉइड टैक्सेस, वेल इज लिफ्टेड। अब उसके पीछे देखा जाएगा कि इस कंपनी को बनाने वाले किसका हाथ है, इस कंपनी को किसने बनाया है, इस कंपनी को किसने बनाया है, और टैक्स की चोरी से बचने के लिए इस कंपनी को किसने बनाया, उसको ही क्या किया जाएगा, उसको ही पनिश किया जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स जो है उसने क्या किया, क्रिएट किया 4 कंपनी टू शो द फेक एक्सपेंसेस दिखाएगा तो प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स कम देगा। तो उसने क्या किया, फेक एक्सपेंसेस दिखाने के लिए 4 कंपनीज बना लिया। कोर्ट होल्ड्स मिस्टर एक्स रिस्पॉन्सिबल, कोर्ट ने क्या बोला, मिस्टर एक्स ही जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसे पकड़ेंगे, ना कि कंपनी को, क्योंकि उसके बिहाफ में पूरा डिसीजन लेने वाला कौन है भाई, उसके बिहाफ में डिसीजन लेने वाला तो आपका जो है यही शेयर मतलब जो ओनर है, यानी कि जो जिसने ये कंपनी बनाया है वो है। ठीक है। टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट व्हेन कंपनी एक्टिविटी हार्म्स द सोसाइटी। अब यहाँ पे पॉल्यूशन बाय द फैक्ट्री अंडर अ फेक कंपनीज नेम, रियल डायरेक्टर आर हेल्ड लाइएबल। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, व्हेन पब्लिक एक्टिविटी हार्म सोसाइटी, तो पब्लिक की कुछ एक्टिविटी अगर सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं पॉल्यूशन बाय द फैक्ट्री अंडर अ फेक कंपनी नेम, है ना, आपने फेक कंपनी के नाम पे क्या कर दिया भाई, आपने जो है बहुत सारे अपने एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। ठीक है। तो रियल डायरेक्टर जो है वो हेल्ड फॉर लाइएबल, उन लोग जो है क्या है, लाइएबल है। ठीक है। अब एजेंसी और ट्रस्ट रिलेशनशिप, एजेंसी और ट्रस्ट रिलेशनशिप का मतलब क्या हो जाता है, इफ कंपनी इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ अनदर पर्सन। तो यहां पे क्या जो होता है, अ पेरेंट कंपनी यूज सब्सिडरी टू अवॉइड लॉज, है ना। तो पेरेंट कंपनी जो है यूज क्या करता है, सब्सिडी टू अवॉइड लॉज। ठीक है। वेल इज लिफ्टेड का मतलब हो जाता है कि वहां पे क्या किया जाता है, पर्दा हटा दिया जाता है भाई, उसके पीछे है कौन, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, ये बताया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है, जो सत्यम स्कैम केस है वो आप इसे जो है रीड कर सकते हैं। ठीक है। रामालिंगा राजू चेयरमैन थे, हाइड लॉसेस एंड मिस प्रेजेंटेड द प्रॉफिट बाय यूजिंग द कंपनीज कोड
लिफ्टेड द वेल, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, कंपनी जो है लिफ्ट कर दिया वेल को, हेल्ड राजू पर्सनली गिल्टी, और राजू को पर्सनली जो है गिल्टी माना गया, क्योंकि राजू का ही मास्टरमाइंड कौन था भाई, राजू था, वो चेयरमैन था, और उसने अपने कंपनी के लॉसेस को छुपाया और प्रॉफिट बताया सारे लोगों को, और अपने कंपनी में इन्वेस्ट करने पे मजबूर करता रहा। तो जब कोर्ट को ये पता चला तो इसके पीछे कंपनी है ना, कंपनी सत्यम स्कैम था, लेकिन सत्यम कंपनी जो है उसको नहीं देखा गया, उसके पीछे है कौन, इसके पीछे कौन है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा करके उसमें जो है राजू को पकड़ा गया और उसे जो है गिल्टी माना गया। चलिए यहाँ पे जो है कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, हम पूरा चैप्टर पढ़े हैं, उसका जो है एक समरी देख लेते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन है फॉर एग्जांपल रिलायंस लिमिटेड। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक में आप सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, है ना। अब इसमें देखेंगे HDFC शेयर होल्डर चेंजेस, कंपनी कंटिन्यूस, चेंज होगा तो भी चलता रहेगा। लिमिटेशन में ये कॉस्टली होता है, सिक्रेसी कम होती है, गवर्नमेंट का एक्सेसिव कंट्रोल होता है, ठीक है। मस्ट फाइल रिटर्न एवरी ईयर, और कंपनी को जो है क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है, रिटर्न जो है हमेशा देना पड़ता है। फिर उसके बाद कॉर्पोरेट वेल है, कोर्ट सीज रियल पर्सन बिहाइंड द कंपनी। तो यहाँ कॉर्पोरेट वेल का मतलब होता है कि कंपनी के पीछे पर्सन कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो देखा जाता है। फेक कंपनीज, है ना, फॉर द फ्रॉड ओनर पनिश। तो यहाँ पे जो है फेक कंपनीज के बनाने वाले के पीछे कौन है, ठीक है, उनको जो है क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है। तो होप आपको जो है फर्स्ट चैप्टर क्लियर हो गया होगा। उसके बाद जो है हम सेकंड चैप्टर देखेंगे, काइंड्स ऑफ कंपनी।